नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में दो वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके, जिसमें एक जो पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था अधिगम को प्रभावित करने वाले शारीरिक एवं व्यक्तिगत कारक। दूसरा जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक कारक। आज हम पढ़ने वाले अधिगम को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, अर्थात जो भी कारक अब बच गया है उसको हमें उसका अध्ययन करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हमने चर्चा भी कर ली थी। और इसमें से भी जो बाह्य कारक है, बाह्य कारकों के संबंध में भी जो प्रश्न पूछे गए उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कह सकते हैं या फिर ये अन्य कारक भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है वातावरण। क्या वातावरण भी बालक की अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्या बिल्कुल करता है। वातावरण में एक जो कारक है वो होते हैं भौतिक कारक और दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। तो ये हो गए सामाजिक कारक और भौतिक कारक हो गए। भौतिक वातावरण की बात करें तो भौतिक वातावरण में तो पर्यावरण को ही शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? पर्यावरण को ही शामिल किया जाता है। यदि भौतिक वातावरण में तो जैसे शोर शराबा है, हम पढ़ने बैठ गए, एक दृढ़ निश्चय करके हमने पढ़ाई को शुरू किए जैसे तैसे करके कि आज के बाद लगातार 10 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को हम साइकोलॉजी को 2 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा हमने एक दृढ़ निश्चय किया और दृढ़ निश्चय करने के बाद में हमने अध्ययन शुरू किया। जो ही अध्ययन शुरू किया, अध्ययन करने के बाद में हमारे घर के एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है और एक तरफ है अजान वगैरह शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ है भक्ति भाव शुरू हो जाते हैं और हम अध्ययन करें। ऐसी परिस्थिति में हमारी जो अध्ययन की प्रक्रिया हो रही है वो शोर शराबा के कारण क्या होगी? बाधित होगी। इसका मतलब हम अध्ययन नहीं कर पाए। इसके अलावा जैसे भौतिक वातावरण में चांद सितारे, फूल और खुशबू, पहाड़ पर्वत, नदी नाले, सारी स्थितियां आती है। इसका मतलब जलवायु भी किसके अंतर्गत आती है? भौतिक वातावरण के अंतर्गत ही आती है। किसके अंतर्गत आती है? भौतिक वातावरण के अंतर्गत भी आती है। ठीक है। तो क्या जलवायु भी एक व्यक्ति की जो अध्ययन की प्रक्रिया होती है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, उसको प्रभावित करती है? क्या दो तरीके से प्रभावित करती है। जैसे जलवायु के आधार पर हम गर्म प्रदेश के व्यक्तियों को और ठंडे प्रदेश के जो व्यक्ति होते हैं उन दोनों की तुलना करें तो जो ठंडे प्रदेश के व्यक्ति होते हैं वो गर्म प्रदेश के व्यक्तियों की बजाय बुद्धिमान ज्यादा होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं और उनका जो बुद्धि लब्धि का जो लेवल है वो बजाय गर्म प्रदेश के लोगों से अधिक होता है। और गर्म प्रदेश के लोग होते हैं उनसे कम परिश्रमी होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है। और उनका बुद्धि लब्धि का जो स्तर है वो भी ठंडे प्रदेश के लोगों से कम होता है। इसका मतलब ये जलवायु भी क्या करती है? अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो सामाजिक वातावरण है, क्या सामाजिक वातावरण भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्या जैसे परिवार, आस पड़ोस, परिवार है, आस पड़ोस है, इसके अलावा विद्यालय, क्या ये भी प्रभावित करते हैं? क्या परिवार एक व्यक्ति की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्या बिल्कुल करता है। एक परिवार अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? जैसे एक बालक विद्यालय में गया, विद्यालय में जाने के बाद में अध्यापक ने पूछा कि अरे आज तू लेट कैसे हो गया? आज तू लेट कैसे हो गया? तो बोला कि सर मेरे पास में जूते नहीं थे इसलिए मैं लेट हो गया। बोले पेन तो रखा है, फिर कैसे लेट हो गया? बोला जिस समय स्कूल आने का टाइम हुआ था उस समय एक जूता मेरी मम्मी के हाथ में था और दूसरा जूता मेरे पापा के हाथ में था। इसका मतलब दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो परिवार की जो अनबन है
या वैवाहिक जो माता पिता के वैवाहिक संबंध है वो एकदम से सही तरीके से पटरी पर नहीं चल रहे हैं, तो ये परिवार भी ऐसी स्थिति में बालक अध्ययन कभी भी नहीं कर पाएगा, वो बेचारा कुसमायोजन का या फिर असमायोजन का शिकार हो जाएगा। तो परिवार भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अपने परिवार में जो गतिविधि हो रही है वही पड़ोस के परिवार में हो रही है, गंदा माहौल है, आसपास का वातावरण एकदम से गंदा है, असामाजिक तत्व है जो क्या करते हैं, शोर शराबा के अलावा सार्वजनिक सामग्री को नुकसान पहुंचाने के अलावा लड़ाई झगड़ा करने के अलावा और कोई काम करते ही नहीं है। इसका मतलब दूषित आसपास का जो सामाजिक वातावरण है ये भी क्या करता है, ये भी बालक की अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। या विद्यालय का वातावरण, यदि विद्यालय का वातावरण दोषपूर्ण है तो ये विद्यालय भी क्या करता है, विद्यालय में जैसे वर्तमान समय देखें तो वर्तमान समय में हर एक स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषय का एक अध्यापक होना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान समय में देखने में भी आ रहा है, हमारे गांव की बात कर लेते, दूसरों पर दूसरे गांव में जाते हैं क्यों, हमारे गांव में देख लेते हैं 8वीं तक 10वीं तक स्कूल है और 10वीं तक स्कूल के लिए जितने अध्यापकों की आवश्यकता होती है उतने अध्यापक नहीं मिल पाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी 3 कक्षा होती है, तीनों को एक जगह शामिल कर दिया, चौथी 5वीं को एक जगह शामिल कर दिया, 6वीं 7वीं को एक जगह शामिल कर दिया, 8वीं को अकेली पढ़ाई जा रही। क्यों? क्योंकि शिक्षकों का अभाव है। अब फर्स्ट कक्षा, सेकंड कक्षा और थर्ड कक्षा तीनों को एक ही कक्षा के अंतर्गत अध्ययन करवाया जा रहा है। तो सोचो यदि क्या गढ़ सिखाएंगे हम क्लास में, भाई जो बच्चा फर्स्ट क्लास में जिसने एडमिशन लिया, जिसको कै लिखना नहीं आता है, उसको हमारा दायित्व क्या है, कै लिखना सिखाना है। अब जो बालक तीसरी कक्षा में है उस बालक को हमें किताब पढ़नी सिखानी है और किताब भी वो आसानी के साथ धड़ाधड़ पढ़ता चला जाए, ऐसा रूटीन उसके साथ में करना है। अब बताओ क्या गढ़ सिखाएंगे तो सेकंड और थर्ड क्लास में जो स्टूडेंट है क्या उनकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी? बिल्कुल होगी। यदि हम क्लास में जाते ही सभी बालकों को किताब पढ़ना ही सिखा रहे हैं तो जिन बालकों को क्या गढ़ लिखना ही नहीं आता उन विचारों का क्या हाल होगा। तो विद्यालय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम की प्रक्रिया में, और यहाँ की जो शिक्षण प्रक्रिया सही रूप से सुचारू रूप से संचालित नहीं है तो अधिगम क्या होगा, बाधित होगा। तो ये हो गया सामाजिक और भौतिक वातावरण, ये दोनों वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक और सामाजिक जो वातावरण है या फिर ये भौतिक कारक और सामाजिक जो कारक होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी एक विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड एक प्रकार का पुनर्बलन है। किसने स्वीकार किया था? स्किनर ने स्वीकार किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत शैक्षिक जो महत्व है उसमें स्किनर इस बात पर बल देता है कि बालक यदि किसी भी प्रश्न का आंसर बता रहा है तो उसको तुरंत पुरस्कार दिया जाए, नहीं बता रहा है तो उसको दंड दिया जाए। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये पुरस्कार एवं दंड दोनों को ही महत्वपूर्ण मानता है। क्या करता है? पुरस्कार एवं दंड दोनों को ही महत्वपूर्ण मानता है। अब देखो एक बालक के प्रश्न बता रहा है, बताने के बाद में उसको बार बार पुरस्कृत किया जा रहा है। एक बालक की कोई भी कारण हो सकता है, उसकी बुद्धि लब्धि कम हो सकती है, अभ्यास की क्षमता कम हो सकती है, तो ये बालक को बार बार दंडित किया जा रहा है। दंडित करने के कारण वो बालक कुंठित हो जाता है, निराश हो जाता है, वो विद्यालय आना ही छोड़ देता है, साथ वाले बालकों की बराबरी नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये पुरस्कार और दंड भी क्या कर रहे हैं, ये पुरस्कार और दंड भी एक बालक की अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं कि बार बार दंड ही दिया जा रहा है। दंड देने के कारण यदि बालक पढ़ रहा है तो वो कितने दिन पढ़ेगा? थोड़े दिन पढ़ेगा, आना ही छोड़ देगा। पुरस्कार देकर बालक को मोटिवेट किया जा रहा है, जब तक पुरस्कार दे रहा तब तक तो वो पढ़ रहा है, जिस दिन उसको पुरस्कार देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने अधिगम करना ही बंद कर दिया। इसका मतलब पुरस्कार और दंड भी क्या करते हैं, बालक की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा और
क्लास में अध्यापक कहता है कि सारे बच्चों को फर्स्ट डिवीजन लेके आनी है, तो ये बात क्लास के स्टूडेंट पर डिपेंड करती है कि क्लास में प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बुद्धि बालक और मंदबुद्धि बालक, तीन प्रकार के बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, इनमें से मंदबुद्धि बालक को प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कह दिया जाए कि तेरे को भी 10 में से 10 अंक लेके ही आने हैं। ये बेचारा भरसक प्रयास करेगा, ये 5 अंक ला सकता है। सामान्य श्रेणी का बालक है, यदि उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है, तो वो फिर श्रेष्ठ की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन ये तो नहीं है कि वो पिछड़ा बालक है, सॉरी पिछड़ा बालक है, और इस पिछड़े बालक को ऐसा कहें कि इससे बार बार प्रयास करवाया जाए तो ये सामान्य श्रेणी तक तो आ सकता है, भाई 10 में से 5 तो लेकर आ सकता है। लेकिन इसको कहें कि 10 में से 10 ही ला, ये प्रतिभाशाली नहीं बन सकता, ये 10 में से 10 नहीं ला सकता। तो ये प्रतिभाशाली, सामान्य और मंदबुद्धि बालक है, इनमें यदि प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर दी जाती है तो जो निम्न श्रेणी के बालक होते हैं जिनकी आईक्यू लेवल कम होता है वो क्या होंगे, वो उससे प्रभावित होंगे और ज्यादा के चक्कर में वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। शिक्षण विधियां भी क्या करती है, ये अध्यापक पर डिपेंड करता है कि किस विधि से शिक्षण करवा रहा है अध्यापक। भाई अलग अलग यूनिट होते हैं और अलग अलग यूनिट को एक ही शिक्षण विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता, या फिर क्लास में 3 प्रकार के बालक होते हैं तो तीनों बालकों को भी एक ही विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको एक बार में समझ में आता है, सामान्य को 2 बार में आ जाता है, लेकिन मंदबुद्धि या पिछड़े बालक होते हैं इनको पढ़ाने के लिए तो बार बार बताना पड़ेगा। इनके लिए सरल जो शिक्षण विधि है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर कोई सरल ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से ये उस विषय वस्तु को आसानी के साथ में समझ सके। तो शिक्षण विधियां भी क्या करती है, शिक्षण विधियां भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तेरे सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते करते, अभ्यास करते नहीं, जब हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं पहली बार में हमारे मस्तिष्क में एक संकेत ही बनता है। क्या बनता है, संकेत ही बनता है। संकेत आज बन गया, आज हमने एक बार पढ़ा और पढ़ाने के बाद में हमें ऐसा लगा कि अध्यापक ने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, सारा का सारा याद हो गया, ठीक है। घर पर जाकर उसका अभ्यास नहीं किया, कल दूसरा पढ़ाया, नीचे वाला प्रश्न वाला संकेत बिंदु तो उसके नीचे दब गया ना। अब सोचो 5 दिन पढ़ाया, 5 दिन में तो ऊपर वाला ही दिख रहा है, नीचे वाले 4 तो दिख ही नहीं रहे संकेत बिंदु। लेकिन 5वां दिन पढ़ाने के बाद में हम इतने प्रतिभाशाली तो थे नहीं कि जो भी पढ़ाया गया और एक ही बार हमें हमारे मस्तिष्क में उसकी फोटोकॉपी हो गई और रात को नींद में भी हमें जगाकर पूछे हम वैसा का वैसा ही उत्तर दे, ऐसा तो संभव किसी के साथ में भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में सर्वगुण संपन्न तो नहीं हो सकता। यदि सर्वगुण संपन्न होता तो आज उसकी पूजा होती, अवतारी पुरुष माना जाता, परमात्मा के समान उसको दर्जा दिया जाता। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। याद करते हैं, भूल जाते हैं, यही सबकी आदतें होती है। अभ्यास नहीं किया तो अब नीचे वाला जो सबसे पहले दिन पढ़ा था उसको तो हम क्या करेंगे, उसको तो भूल गए। इसका मतलब हमने उसका क्या नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। करत करत अभ्यास के जड़मति भूत सुजान, अभ्यास करते करते मूर्ख लोग थे वो भी विद्वान हो गए, और जो विद्वान थे और उन्होंने अभ्यास नहीं किया तो वो किस श्रेणी में आ गए, वो मूर्ख लोगों की श्रेणी में आ गए। इसका मतलब अभ्यास की प्रक्रिया भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। अभ्यास नहीं करते तो विषय वस्तु का ज्ञान स्थायी नहीं होता है, और अधिगम के परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं। जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं होता अधिगम की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। अध्यापक की भूमिका, अध्यापक से संबंध में प्रश्न पूछा भी गया था और उसको हमने पहला जो अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों का जो पहला वीडियो था उसमें उस प्रश्न के बारे में हमने जिक्र भी किया था। तो अध्यापक की भूमिका, क्या अध्यापक भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्या जब भी बालकों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सबसे अच्छा रोल किसका होता है? अध्यापक का ही होता है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, कोई भी अध्यापक पढ़ाने के लिए आ गया और विषय वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं है, बालकों को आधा अधूरा ज्ञान देगा तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा क्या करता है, परेशान करता है। इसलिए अध्यापक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान नहीं है तो अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, बाधित होगी। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार, विद्यार्थियों के साथ में अध्यापक का व्यवहार मित्रता का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। यदि अध्यापक
बालकों के साथ में मित्रता का व्यवहार नहीं करता है, कठोर व्यवहार करता है और अध्यापक का व्यक्तित्व एकदम से गिरा हुआ है। कक्ष में आता है और आकर कहता है जा मेरे लिए बीड़ी लेके आ, मेरे लिए सिगरेट लेके आ। क्लास में बैठा बैठा शिक्षक है बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि अध्यापक का व्यक्तित्व और व्यवहार यदि सही नहीं है तो अधिगम की प्रक्रिया तब भी आगे नहीं बढ़ेगी। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है। कभी तन्हा तन्हा, कभी जाके सोए, कभी जाग रहा रहता है, कभी सो रहा रहता है। 10 घंटे 8 घंटे विद्यालय के होते हैं, उसमें 5 घंटे नींद में ही रहता है या फिर सोच में चिंतन में डूबा हुआ रहता है। व्यक्ति को कभी चिंतन नहीं करना चाहिए, ठीक है, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन किसी भी समस्या का समाधान जल्दी कर देता है। तो अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य भी क्या करता है? प्रभावित करता है। अध्यापक का समायोजन स्तर, एडजस्टमेंट, कहीं पर भी ट्रेन में जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई है, मेरे को 200 किलोमीटर की दूरी पार करनी है, 3 घंटे का समय लगेगा और इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 3 घंटे तक लगातार खड़े ही रहे। उस समय किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, एक सीट पर 5 सवारियां बैठ सकती है, वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार थोड़ा सा समायोजन कर लो, मेरे को दूर जाना है। यदि हम थोड़े से टिक गए, मेरी गारंटी है आधे घंटे बाद में हम पूरे टिक जाएंगे वहां पर, वो चाहे किसी भी आधार पर हो, तो वो समायोजन होता है। ये समायोजन हमें ट्रेन में नहीं करना है। कक्ष के अंतर्गत अध्यापक का जो समायोजन वह विद्यार्थियों के साथ में किस हिसाब से स्थापित करता है, नहीं कर पाता है, तो कुसमायोजित हो जाते हैं विद्यार्थी। और कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो भी आगे नहीं बढ़ती है। अध्यापक का कक्ष अनुशासन और विद्यार्थियों के साथ में अंतः क्रिया, कैसी क्रियाएं विद्यार्थियों के साथ में करता है। यदि प्रश्न का आंसर विद्यार्थी गलत बता देता है तो क्या नालायक, मूर्ख, इडियट ऐसा बोलता है, या फिर उसको प्रयास करने के लिए कहता है? किस प्रकार की अंतः क्रिया एक अध्यापक विद्यार्थियों के साथ में करता है? कक्षा का अनुशासन कैसा है? अध्यापक से कोई विद्यार्थी डरता ही नहीं है। अब सोचो कि कोई भी विद्यार्थी अध्यापक से नहीं डरता है तो अनुशासन कैसे स्थापित करेगा? सरकार ने एक अध्यापक के हाथ बांध रखे हैं। अध्यापक के आरटीई 2009 की धारा 17 के अंतर्गत ये खतरा दर्शाया गया है कि कोई भी अध्यापक विद्यार्थी को अपशब्द नहीं कह सकता, मारपीट नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता, डरा भी नहीं सकता। अब नहीं डराएंगे तो सोचो क्या प्रभावित नहीं डराएंगे तो बच्चा उनसे डरेगा ही नहीं। 4 स्टूडेंट आगे मुंह करके बैठे, 3 उस दिशा में करके बैठे, 2 पीछे से बात कर रहे होते हैं। जैसे बड़ी क्लास में होती है उसमें ऐसी समस्या होती है। इस नियम के आधार पर 12वीं 11वीं 12वीं की जो कक्षा होती है वहां पर ऐसा होता है कि विद्यार्थी पीछे 50, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी बैठे और पीछे वाले को पता ही नहीं है अध्यापक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये अध्यापक पर ही डिपेंड करता है। यदि अध्यापक का कक्षा पर अच्छा अनुशासन है तो सारे विद्यार्थियों को एक समान अधिगम करवाया जा सकता है, नहीं है तो अधिगम की प्रक्रिया बाधित होगी। अध्यापक की संचार क्षमता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो संचार क्षमता, विचारों का आदान प्रदान करने, किस आधार पर आदान प्रदान करता है? अपने भावनाओं का, अपने विचारों का, अपने अनुभवों का। यदि अध्यापक के कक्ष में जाता है और उसको पढ़ाना तो क्या बोलना ही नहीं आता है, कैसे बातचीत करें ये तरीका भी नहीं आता है, तो संचार की जो क्षमता होती है ये अध्यापक में नहीं होती है, तो भी अधिगम की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, इसमें एक परिभाषा दी है गोल्डबेक और कैंपबेल ने। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बात करते हैं आगे।
परिभाषा दी है गोल्डबेक, क्या हो गया, गोल्डबेक ढीला हो गया, चलिए 1 मिनट। गोल्डबेक एवं कैंपबेल ने परिभाषा दी है गोल्डबेक एवं कैंपबेल 1889। गोल्डबेक एवं कैंपबेल ने 1889 ईस्वी में एक परिभाषा दी है और कहा है कि कक्षा कक्ष की अधिगम प्रक्रिया, कक्षा कक्ष की अधिगम प्रक्रिया, कक्षा कक्ष की अधिगम प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक में संचार क्षमता, अध्यापक में संचार क्षमता है या नहीं, है या नहीं है। गोल्डबेक एवं कैंपबेल, किसने, गोल्डबेक एवं कैंपबेल ने परिभाषा दी और परिभाषा देकर इस बात को सिद्ध किया कि कक्षा कक्ष की जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक में संचार की क्षमता है या नहीं है। यदि एक अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में अपने विचारों का, अपने अनुभवों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है तो अधिगम की प्रक्रिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। यदि अध्यापक अपने विचारों का आदान प्रदान विद्यार्थियों के साथ में अच्छी तरीके से कर सकता है, केवल संकेत बिंदु ही मिल जाए और संकेत बिंदु मिलने के बाद में अध्यापक शुरू हो जाता है और पाठ को पढ़ाने से पहले ही उस पाठ के सारे उद्देश्य यदि विद्यार्थियों को सबसे पहले बता देता है तो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली हो सकती है। तो ये बात किसने सिद्ध की, ये गोल्डबेक और कैंपबेल ने सिद्ध की कि कक्षा कक्ष की अधिगम प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक में संचार क्षमता है या नहीं है। इसके अलावा कैंपबेल ने एक और विचार प्रस्तुत किया कि कक्षा कक्ष में शिक्षकों की संचार क्षमता अध्यापक की संचार की क्षमता है यदि पर्याप्त होती है इस अध्यापक में, इसमें अध्यापक में विद्यार्थियों के साथ में जो संचार क्षमता होती है वो एकदम पर्याप्त होती है तो विषय वस्तु के प्रति अधिगम की जो गति होती है, विषय वस्तु के प्रति अधिगम की गति, अधिगम की जो गति होती है 40% से अधिक होती है, 40% से क्या होती है, अधिक होती है। कैंपबेल इस बात को स्वीकार करता, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन रहे, क्यों, ये अध्यापक की भूमिका के अंतर्गत एक परिभाषा निकल गया है और ये अपने जो 11th की बुक है अपनी RBS यानी BSCR की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस पुस्तक के अनुसार एक नवीनतम परिभाषा और ये दूसरी बात को स्वीकार किया है जो अधिगम की प्रक्रिया में ये दोनों चीजें एकदम नवीनतम है। इसका मतलब एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो कक्षा कक्ष की अधिगम की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक में संचार क्षमता है या नहीं है। ये किसने स्वीकार किया? ये गोल्डबेक और कैंपबेल ने स्वीकार किया। अब कैंपबेल स्वीकार करता है कि अध्यापक में संचार की क्षमता यदि पर्याप्त है तो विद्यार्थी विषय वस्तु के प्रति अधिगम की गति कितनी होती है? 40% ज्ञान संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त कर लेते हैं सारे के सारे विद्यार्थी। ये कौन स्वीकार कर रहा है? ये कैंपबेल स्वीकार कर रहा है। ऐसा है तो 40% विषय वस्तु का ज्ञान है वो विद्यार्थी एक ही बार में प्राप्त कर लेता है। यदि उसका 2-3 बार भी अभ्यास किया, एक बार अभ्यास किया 60% हो गया, 2 बार अभ्यास किया 80% हो गया, 4 बार विषय वस्तु को पढ़ लेते पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये मेरी 100% गारंटी है। तो विषय वस्तु का संचार की क्षमता यदि अध्यापक में सर्वाधिक है तो विषय वस्तु का 40% जो ज्ञान है वो विद्यार्थी एक ही बार में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला ये जो लास्ट कारक थे और आसानी के साथ में आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हर बार कहने मात्र होता है, जैसे प्रेम सहानुभूति जो होती है वो आजकल दिखाई नहीं जाती, केवल किताबों में लिखे हुए रह गए। ये बातें केवल बोलने के लिए होती है, करते तो है नहीं। ये तो हम पे डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद, पढ़ते रहिए ऐसे ही। और अब से आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो साइकोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा, आज के बाद में जो भी वीडियो पढ़ाया जाएगा वो सारे वीडियो प्रश्नों से संबंधित होगा। हर यूनिट के जितने भी पर्सन निकल के आएंगे, चाहे 50% निकल के 60% निकल के आए या फिर 80-100% निकल के आए, हर यूनिट के जितने पर्सन निकल के आएंगे उन प्रश्नों के विषय में हम चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न में जितनी बातें निकल के आएंगे उनका हम आगे के सारे नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद सभी।